अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर रिवाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। और जैसे कि हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनेमिक्स का रिवीजन लेक्चर ले लिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का भी रिवीजन लेक्चर ले लिया है। आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे HSC रिवीजन वीडियोस पे देखना है एंड यू विल गेट द सीरीज ऑफ ऑल द वीडियोस। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने बोला कि उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जो एक बच्चे को पढ़ना चाहिए दैट इज गॉस थियरम, और जो स्टैंडर्ड 11th में पढ़ाया जाता है, बट डेफिनेटली उसकी स्टैंडर्ड 12th में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि गॉस थियरम था क्या। राइट, व्हाट इज गॉस थियरम? गॉस थियरम ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सब लोग जानना, सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। मतलब किसी सरफेस में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली निकलते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। राइट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड। राइट, अब अगर तुम देखो इस डायग्राम को ध्यान से तो इसके अंदर चार्ज Q1 है, -Q2 है, Q3 है, Q4 और -Q5। लेकिन Q4 और -Q5 तो बाहर है, तो उनको कंसिडर करना नहीं है। राइट, क्योंकि सीधा सीधा बोला हुआ है कि algebraic sum of the charges enclosed. What is the meaning of algebraic sum? algebraic sum का मतलब होता है सीधा सीधा चार्जेस को ऐड कर लो और विथ साइन, ऑफ कोर्स विथ साइन ऐड करना है। इन अदर वर्ड्स ऐसे लिखा जाएगा 1 upon एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट Q1 पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखा, -Q2 प्लस Q3। दिस इज हाउ यू राइट गॉस थियरम। तो ये गॉस थियरम समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पहले के स्टार्टिंग के 3 डेरिवेशन तो सारे गॉस थियरम पे ही बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट डेरिवेशन, जो फर्स्ट डेरिवेशन 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं एक हॉलो स्फीयर या शेल बना लेता हूँ। राइट, सो दिस इज व्हाट इज अ हॉलो स्फीयर और शेल। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो भी चलेगा, जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं देखो ये किसके लिए वैलिड है। सॉलिड स्फीयर है तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, क्योंकि अगर सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग है तो भी चार्जेस तो सरफेस पे ही होते हैं ना। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट अस से हमारे पास एक शेल है, ओके, और उसके ऊपर मैंने चार्जेस डाल दिए और ये चार्जेस की वैल्यू है Q। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है पॉइंट P पे, या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कैपिटल E की वैल्यू निकालनी है पॉइंट P पे। और ऑफकोर्स हम लोग गॉस थियरम यूज़ करेंगे। तो देखो किस तरह से गॉस थियरम यूज़ किया जाता है, आई विल टेल यू। सबसे पहले गॉस थियरम यूज़ करने के लिए क्लोज सरफेस का होना ज़रूरी है। तो मैं एक क्लोज सरफेस बनाऊंगा विच इज़ पासिंग थ्रू P। अब वो क्लोज सरफेस क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जो भी हमको कंफर्टेबल होता है गॉस थ्योरम यूज़ करने में, उस तरह से हम एक गॉसियन सरफेस या एक इमेजिनरी सरफेस या एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं। तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो जो गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस हम लोग बनाएंगे वो भी स्पेरिकल ही होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेरिकल स्फीयर बना लिया। राइट, अब याद रखना इसको मैं बुला सकता हूँ गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर मतलब क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन so that we can use Gauss theorem. Okay, तो this is called as Gaussian surface। इसको मैं Gaussian surface बुला सकता हूँ और ये पॉइंट P से पास हो रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी रेडियस कैपिटल R है। डेफिनेटली मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा हॉलो स्फीयर है, ओके, वो कैपिटल R का रेडियस है और जो हमारा डॉटेड स्फीयर है वो स्मॉल r का रेडियस है। ओके, अब चलो शुरू करते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रेड कलर के लाइंस है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो उस हिसाब से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस बना लिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ओवर अ गॉसियन सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ E cos थीटा ds। राइट, और ये सर्कल ये इंडिकेट करता है कि हम
जिस गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेशन निकालने वाला है वो एक निकालने जा रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस है, इसलिए यहाँ पे सर्कल डालना पड़ेगा। तो ई कॉस थीटा डी एस इज द फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना, इस गॉसियन सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी पॉइंट्स हैं येलो वाले स्पीयर के, वो हमारे हॉलो स्पीयर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो एक बात तो पक्की है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जितने भी येलो स्पीयर पे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सारे इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए एक बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी हर पॉइंट पे। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ई लिखा है ना मैंने, ये ई कांस्टेंट है। इसके अलावा और एक बात याद रखना, तो ई कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, राइट। और एक बात ई कांस्टेंट है, और एक बात कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सरफेस बनाऊँ छोटा सा, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, देखो मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करूँ ds बार इज अ वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल फॉर अ क्लोज सरफेस। ds बार एक छोटा सा एरिया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो अगर मैं कोई भी एरिया बनाऊँ ds बार, तो वो ई बार के साथ पैरेलल होगा। इन अदर वर्ड्स ई बार और ds बार के बीच में एंगल कितना होगा, 0। मतलब इस ई और ds के बीच में एंगल 0 होगा। तो कॉस थीटा, अगर थीटा 0 तो कॉस थीटा 1। तो एक बात और पता चल गई कि एक तो ई कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी 1 है, तो ई बाहर आ गया, कॉस थीटा 1 हो गया। तो बचा क्या, देखो फाइनली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब अगर इस गॉसियन सरफेस में सारे ds को ऐड कर लूँ, ds प्लस ds प्लस ds, सारे ds को जोड़ लूँ, तो आंसर क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और याद रखना कि ये जो हमारा स्पीयर है, ये वाला स्पीयर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ओके। और ये वाला जो स्पीयर है ना, इसकी रेडियस छोटी आर है, स्मॉल आर, ठीक है। ये डिस्टेंस पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है। तो अगर मैंने ये सारे ds ऐड कर लिए, तो आई विल गेट सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्पीयर, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब और ध्यान से सोचते हैं इसके बारे में। एक तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका है बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का और एक तरीका है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। अब अगर तुम अपने गॉसियन सरफेस को देखो तो उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, उसने पूरे के पूरे हॉलो स्फीयर को एनक्लोज किया हुआ है। इन अदर वर्ड्स हॉलो स्फीयर पे चार्ज कितना है, छोटा क्यू, तो उसने पूरे छोटे क्यू को एनक्लोज किया हुआ है, राइट। तो अगर पूरे छोटे क्यू को एनक्लोज किया हुआ है तो चार्ज एनक्लोज क्यू ही हुआ, राइट। तो बाय गॉस थ्योरम आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, ओके। तो देखो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरीके से निकाला, एक तो बाय डेफिनेशन और एक बाय गॉस थ्योरम। अब दोनों को इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम में हम लोग को आंसर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी याद रखना होता है। नाउ व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो अगर तुम इस स्पीयर को देखो, फॉर एग्जांपल अगर तुम इस स्पीयर को देखो तो इसके ऊपर चार्ज तो क्यू है, और ये जो हॉलो स्पीयर है, ये वाला स्पीयर और तुम्हारा पिंक कलर का स्पीयर, उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है। तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज अ चार्ज ऑन द स्पीयर इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो। अगर सब्सटीट्यूट कर लोगे तो देखो क्या आंसर आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओके। अगर हम सरफेस की बात करें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा, बिकॉज आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई पॉइंट जो सरफेस पे ही लाई करे हॉलो स्पीयर के, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर कट जाएंगे, ई विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना, अंदर अगर कोई पॉइंट होगा हॉलो स्पीयर के अंदर या कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर के अंदर, दोनों एक ही चीज़ है, याद रखना। हॉलो स्पीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर दोनों सेम होता है, क्योंकि क्या होता है, देखो अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर को मैंने चार्ज भी दिया तो चार्जेस तो सरफेस पे ही रहेंगे, बिकॉज दे विल रिपेल एंड दे कैन मूव, सो दे विल मूव ऑन द सरफेस, राइट। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग अंदर वाले पॉइंट्स की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि अंदर चार्जेस होते ही नहीं है। तो अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाऊँ तो दैट विल नॉट एनक्लोज एनी चार्ज। तो याद रखना, अगर पॉइंट अंदर लाई करेगा, इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड, इन अदर वर्ड्स अगर डिस्टेंस लेस देन रेडियस हुआ तो ई जीरो होगा, राइट। दिस इज, ये इतना सारा चीज़ लिखना रहेगा एग्जाम में, तब तुमको मार्क्स मिलेंगे।
ओके। और ऑफकोर्स तुमको लिखना रहेगा स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, क्यू क्या है, जो भी तुम नोटेशंस यूज़ करते हो उसको डेरिवेशन में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ध्यान में रखना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम वर्डिंग्स बना के लिखो कि कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड ऑल दैट, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम एक काम करो, हमेशा डेरिवेशन के लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस यही होता है कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं ना, उसके नीचे 6-7 लाइन छोड़ दो। ओके, पूरा डेरिवेशन लिख लो और फिर देखो कौन से टर्म्स पिक्चर में आए। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा पिक्चर में आया तो लिख दो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैपिटल आर को लिख दो रेडियस ऑफ द स्फीयर, और स्मॉल आर को लिख दो रेडियस ऑफ द गॉसियन स्फीयर। करेक्ट, ऐसे सब ऐसे लिखना रहता है, दैट इज़ अ बेटर वे, क्योंकि सारा डेरिवेशन वर्ड वाइज याद करना पॉसिबल नहीं होता। सो दैट इज़ वाई आई एम एडवाइजिंग यू टू डू दिस। अब अगला डेरिवेशन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। चार्ज्ड वायर समझ लो या एक पतला सा सिलेंडर समझ लो, दोनों एक ही बात होगी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। पहले तो मैं एक स्ट्रेट वायर ले लेता हूँ या सिलेंडर ले लेता हूँ, एक ही बात है, और उसके ऊपर चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस ले लिए मैंने। लेट लैम्डा बी द, और कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और लेटर से ये पॉइंट पी ना इसके एक्सिस से कितना दूर है, स्मॉल आर। स्मॉल आर, डोंट वरी, मैं लिख दूंगा वहाँ पे स्मॉल आर बाद में, डोंट वरी। ओके, और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ढूंढना है, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने एक क्लोज सरफेस बना लिया। अब सिलेंडर था तो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने सिलेंडर बना लिया, और इसको बोलते हैं गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस बुला सकते हो, गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर, जो भी बुलाना है बुला सकते हो। इसको मैंने गॉसियन सिलेंडर के नाम से बुला लिया। तो सिलेंडर के बगल में मैंने सिलेंडर बना लिया, ओके, एंड और ये सिलेंडर पी से पास होता हुआ बनाया मैंने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। कुछ और भी तुमको नोटेशंस वगैरह देखो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है। लेट लैम्डा बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब हर 1 मीटर पे चार्ज कितना है, लैम्डा। तो कभी मुझसे पूछा जाए कि 2 मीटर पे कितना चार्ज है, तो मैं बोलूँगा 2 लैम्डा, क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब चार्ज ऑन एवरी 1 मीटर। तो अगर हर 1 मीटर पे चार्ज लैम्डा है तो डेफिनेटली 2 मीटर पे 2 लैम्डा होगा, 5 मीटर पे 5 लैम्डा होगा। दैट वे यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन एनी लेंथ। ओके, बाय डेफिनेशन या टोटल नॉर्मल, या हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सरफेस पे कैसे निकालेंगे, देखो एक काम करते हैं, एक अच्छा आइडिया देता हूँ। देखो ये जो गॉसियन सिलेंडर है ना तुम्हारा, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। एक तो प्लेन सरफेस ऊपर और नीचे, और एक तो कर्व्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द एंटायर गॉसियन सिलेंडर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द प्लेन सरफेस जो ऊपर और नीचे है, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस सिलेंडर का लेंथ L है, याद रखना, ये जो गॉसियन सिलेंडर है ना, इसका लेंथ L है, L, और इसकी लेंथ मत पूछो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, राइट। ये जो तुम्हारा ओरिजिनल सिलेंडर है पिंक कलर का, वो तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन ये जो मेरा गॉसियन सिलेंडर है उसकी लेंथ L है, छोटा L, राइट। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स ओवर कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स ओवर प्लेन सरफेस। अब देखो होगा क्या बच्चों, सी अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं प्लेन सरफेस पे कोई भी एरिया लेता हूँ, प्लेन सरफेस पे कोई भी एरिया लेता हूँ ds बार फॉर एग्जांपल, तो देखो ds बार और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में एंगल 90 होगी, और cos 90 0 हो गया है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला तो याद है ना, E cos थीटा ds, थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 0, मतलब प्लेन वाले सरफेस पे क्या होगा, प्लेन वाले सरफेसेस पे ऊपर नीचे दोनों जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगी। और कर्व्ड सरफेस पे थीटा देखो, थीटा 0 है, ई बार और डी एस बार दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। तो मेरे ख्याल से डायग्राम में एकदम क्लियर है कि कर्व्ड वाले सरफेस पे थीटा 0 और प्लेन वाले सरफेस पे क्या होगा, प्लेन वाले सरफेस पे थीटा 90। तो प्लेन वाले सरफेस पे फ्लक्स को मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे, और कर्व्ड वाले सरफेस पे ई डी एस कॉस थीटा, ई को मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि रीज़न वही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है ना गॉसियन सिलेंडर, इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सिलेंडर, तो ई का वैल्यू सेम होगा, तो ई बाहर आ गया, कॉस थीटा 1 हो गया, अंदर बचा डी एस। और अगर तुमने इन सारे डी एस को ऐड कर लिया, डी एस इस गॉसियन सरफेस पे सारे डी एस को ऐड कर लिया, तो यू विल गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द
ऑफ द सिलेंडर, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी 2 पाई आर एल। तो ये मुझे आंसर मिल गया, राइट। अब तो ये मैंने क्या निकाला, आई हैव फाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, आई फाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय व्हाट, बाय डेफिनेशन। ओके, नाउ आई विल अगेन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बट बाय यूजिंग गॉस थियरम। तो चलो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार फिर से निकालता हूं बाय यूजिंग गॉस थियरम। बाय गॉस थियरम हाउ डू यू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। अब देखो मेरा सिलेंडर जो है, ये गॉसियन सिलेंडर जो है, इसने कितने लेंथ को एनक्लोज किया, इसने एल को एनक्लोज किया, एल को एनक्लोज किया। चार्ज ऑन 1 मीटर इज लैम्डा, 2 मीटर इज 2 लैम्डा, तो एल मीटर पे कितना चार्ज एनक्लोज कितना है, देखो इसने कितना लेंथ एनक्लोज किया एल, तो एल मतलब यहां से यहां तक के सिलेंडर को एनक्लोज किया ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, यहां से यहां तक कितना चार्ज होगा, हर 1 मीटर पे चार्ज लैम्डा है, तो एल मीटर पे लैम्डा एल होगा, तो चार्ज एनक्लोज के जगह पे मैं लैम्डा एल लिखूंगा। अब तो हो गया काम। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरीके से निकाला, एक बाय डेफिनेशन जिसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा, और एक बाय यूजिंग गॉस थियरम। ओके, अब इक्वेट कर लो दोनों को, अगर दोनों को इक्वेट किया जाए तो ये आंसर आएगा। देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, जिसको मैंने जानबूझ के ऐसे लिख दिया बिकॉज क्या होता है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम डायरेक्टली जानते हैं ना, 9 × 10⁹, इसलिए ऐसा लिखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये दो डायग्राम मैंने इसलिए बनाया दिखाने के लिए, अगर सिलेंडर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, लेकिन अगर सिलेंडर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनवर्ड होगा। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, डजंट मैटर, सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। इस तरह से हम लोग सिलेंडर का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। अब हम लोग प्लेन शीट की तरफ आते हैं एक। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक शीट है। अब शीट का मतलब क्या होता है ना, ये बड़ा पतला है, बहुत ही पतला है, और क्योंकि ये बहुत ही पतला है ना, तुम ऐसा मान के चलना ना कि चार्ज सिर्फ एक ही तरफ है, इसी तरफ चार्ज है बस, है ना, दोनों तरफ चार्ज नहीं रख सकते, क्योंकि ये इतना पतला है कि अगर समझो मैंने एक तरफ चार्ज रखा और दूसरी तरफ चार्ज रखने की कोशिश की ना, तो ये वाले चार्जेस भाग जाएंगे रिपेल होके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ चार्जेस हो। तो शीट में क्या होगा ना, तुम ऐसा मान के चलना कि चार्जेस एक ही तरफ होंगे, राइट, दोनों तरफ नहीं रख सकते, बहुत पतला होता है शीट का मतलब ही वेरी थिन। तो ये अच्छे से दिमाग में रखना। अब लेट अस से पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो व्हाट आई विल डू इन दैट केस, आई विल ड्रॉ सिलेंडर। अब मैं सिलेंडर बनाऊंगा। ओके, सिलेंडर बनाऊंगा, इसको बोल सकते हो गॉसियन सरफेस, या इसको इस टाइप के सिलेंडर को ना और एक नाम भी दिया जाता है कुछ बुक्स में, तुम गॉसियन सिलेंडर बुलाओ जाने दो, है ना, या गॉसियन सरफेस बुला लो। और एक पॉइंट ले लेता हूँ राइट लेफ्ट साइड में P', तो यहाँ पे P' है, यहाँ पे P है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव है ना, आउटवर्ड्स होगी, ऐसे पॉजिटिव हो तो आउटवर्ड्स होगी, आउटवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कुछ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, राइट। और ये दोनों पॉइंट P और P' इक्विडिस्टेंट लिए मैंने जानबूझ करके। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अब होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, एक सेकेंड ना। नाउ अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो मुझे क्या करना है, मुझे इस गॉसियन सरफेस के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस पे। तो एक काम करते हैं ना, इस गॉसियन सरफेस को ध्यान से देखो, ये तो एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे एक प्लेन सरफेस दिख रहा होगा और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस, दोनों तरफ प्लेन सरफेस है और बीच में कर्व्ड सरफेस है। तुम देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल है और कर्व्ड सरफेस पे जो एरिया है ना वो वर्टिकल है। तो कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर है ना वर्टिकल है और ई बार हॉरिजॉन्टल है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कॉस थीटा फिर एक बार जीरो हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस पे इस बार इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो गई और प्लेन सरफेस पे होगा, इधर भी आउटवर्ड है, देखो ई और डी एस के बीच में एंगल जीरो है और इस तरफ भी देखो ई और डी एस के बीच में एंगल जीरो है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, ई डी एस प्लस ई डी एस। ऐसा मत सोचना, ऐसा कभी मत सोचना कि सर यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे ऐसा है तो दोनों कैंसिल हो गए जीरो हो गए, ना 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 ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे नहीं काउंट होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कैसे काउंट करते हैं, आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड होगा तो नेगेटिव लेते हैं। यहाँ दोनों आउटवर्ड है तो दोनों ईडीएस प्लस ईडीएस होगा, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा तुम्हारा, ईडीएस प्लस ईडीएस दैट इज इक्वल टू 2 ईडीएस। अब हम लोग फिर एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉस थियरम।
और गॉस थ्योरम क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज ऑन एवरी 1 मीटर स्क्वायर, चार्ज ऑन एवरी 1 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं पूछूं 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज कितना, तो तुम बोलोगे सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा। अब देखो तुम्हारे सिलेंडर ने इतना पार्ट को एनक्लोज किया है, ये जो पार्ट है ना शेडेड पार्ट, इसको एनक्लोज किया है और इसका एरिया है ds, तो इस पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा ds। व्हाट विल बी द चार्ज, सिग्मा ds, एक ही तरफ है याद रखना, सिग्मा ds। सो चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड मतलब सिग्मा ds। अब क्या, दोनों को इक्वेट कर लो और इक्वेट कर लोगे तो आंसर आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। इस तरह से हम तीनों डेरिवेशन बड़ी आराम से कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो मैं डिफाइन करूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस? जब बहुत सारे चार्जेस रखे हो एक साथ में, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है? देखो ध्यान से सुनना, जब बहुत सारे चार्जेस रखे होंगे ना, बहुत सारे चार्जेस, समझो 4-5 चार्ज रखे हुए एक साथ में, पहला चार्ज जब लाओगे तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज कोई है ही नहीं, है ना, कोई है ही नहीं जिसके अगेंस्ट काम करो। लेकिन जब दूसरा चार्ज लाओगे ना और उसके बगल में रखोगे तो पहला वाला उसको रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। तीसरा चार्ज लाओगे ना तो जो पहले से 2 चार्जेस एग्जिस्टिंग है वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, कुछ तो करेंगे, मतलब फोर्स डालेंगे उसके ऊपर। तो तुमको ये जो तीसरा चार्ज है ना, दोनों के मर्जी के खिलाफ रखना पड़ेगा। यू हैव टू डू वर्क। तो हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस? ध्यान से देखना डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क that is to be done in order to bring the charges from infinity to their present locations। infinity मतलब ऐसे जगह पे थे पहले जहां उनको एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन अब मैंने क्या किया, उनको लाके एक साथ रख दिया। अब ऐसे जगह पे रख दिया जहां पे एक दूसरे से उनके बीच में इंटरेक्शन है, कोई किसी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई किसी को रिपेल कर रहा होगा। सो हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing या assembling the charges by bringing them from infinity to their present locations। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए बच्चों? इसके अलावा तुमको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, electric potential at any point is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से याद रखना, ओके। ऑफ कोर्स इसके डेरिवेशंस भी है, कुछ ना कुछ हम करेंगे। पहला डेरिवेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही है, तो टेंशन मत लेना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, निकालते हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसमें, राइट? लेट अस सी। ओके, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे एक चार्ज Q है, दिस इज द चार्ज Q, और मुझे ना A पे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं क्या करूँगा, देखो इट इज डिफाइंड एज, क्या था डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब मन में मान लो 1 कूलम चार्ज लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है? इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेकर आना है। तो एक काम करते हैं, समझो हम पॉइंट M पे पहुँच गए, हम इन्फिनिटी से चले, हम लेकर आए चार्ज को और M पे आके रुक गए। ध्यान से सुनना। तो M पे फोर्स लगेगा उस 1 कूलम के ऊपर। मैं 1 कूलम इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, M पे आके मैं रुक गया और मुझे पहुँचना A पे है, याद रखना मुझे पहुँचना A पे है। M कितना दूर है? देखो M का डिस्टेंस कितना है चार्ज से, x। M कितना दूर है? x, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 मतलब Q और Q2 मतलब 1, तो Q1 Q2 क्या होगा? Q × 1 दैट इज Q, और डिस्टेंस कितना है? x। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q × 1 डिवाइडेड बाय x²। अब देखो बच्चों, ये फोर्स है ना, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस चार्ज को पास लेता जाऊंगा, नज़दीक लाता जाऊंगा, मुझे तो A तक पहुंचना है। जैसे जैसे इस 1 कूलम को मैं नज़दीक लेता जाऊंगा, x बदलता जाएगा तो फोर्स भी बदलेगा। तो याद रखना ये वेरिएबल फोर्स है।
समझो मैंने इसको थोड़ा सा धक्का दिया है m से n की तरफ, m से m की तरफ, n की तरफ धक्का दिया m से n की तरफ, तो मुझे छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एफ डी एक्स। जो बच्चे सोच रहे हैं माइनस क्यों लगा, देखो फोर्स लग रहा है राइट में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी राइट में, फोर्स लग रहा है राइट में और चार्ज को मैं ढकेल रहा हूँ लेफ्ट में, राइट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो मैंने लिख दिया, नेगेटिव साइन क्यू लगाया मैंने। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक लाना है चार्ज को, ये एफ की वैल्यू में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक लाना है चार्ज को, इन्फिनिटी से लेके, देखो x इक्वल टू इन्फिनिटी, याद रखना मैं इन्फिनिटी से चला था और मुझे यहाँ पे खत्म करना है अपनी जर्नी, यहाँ तक लाना है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी r, मतलब इन्फिनिटी से लेके r तक लेकर आना है चार्ज को। तो वर्क डन कितना होगा, देखो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r माइनस एफ डी एक्स। अब इसके बाद में मेरा रोल खत्म बच्चों, अब इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लो, देखो इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, तुमको वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन फॉर यूनिट चार्ज, तो हम यूनिट चार्ज ही तो लेकर आए, ये क्या है, ये वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज ही तो है। तो v इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। कभी भी याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, हालांकि तुमको इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट चार्ज ही है, राइट। बट जो बच्चे एंट्रेंस देने वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग होता है, ओके, और सिलेंडर के लिए अलग होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, स्फीयर के लिए शायद थोड़ा अलग होगा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अलग होगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग होगा। तो इस हिसाब से पढ़ना रहता है, जो जेई और नीट करते हैं उनको सब पता होता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हालांकि 11th स्टैंडर्ड में तुमको सिर्फ ये पॉइंट चार्ज वाला ही याद रखना है, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब एचएससी बोर्ड के लिए यही फॉर्मूला तुमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था वो तुमको 11th में सिखाया गया था। दो चार्जेस होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट इन नेचर होते हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस होता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें, और ये हेडिंग थोड़ा सही नहीं है बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट बुक को लिखना चाहिए था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। तो सेंटर से देखा जाए तो ये l डिस्टेंस पे, ये भी l डिस्टेंस पे है, राइट। अब इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। बहुत आसान है मेरे लिए, बहुत ही आसान है। पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, खत्म डेरिवेशन, जोड़ लो दोनों को। अब जोड़ इसलिए सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर है, तुमको थोड़ी कोई वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, राइट। तो देखो पहले मैं पोटेंशियल निकालूंगा एट पॉइंट सी। पॉइंट सी कितना दूर है, देखो पॉजिटिव चार्ज से r1, और ये कितना दूर है r2। तो निकाल लेते हैं पोटेंशियल दोनों का। तो ये पॉजिटिव चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r1, नेगेटिव चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय r2। अब दोनों को जोड़ लो, हो गया पोटेंशियल खत्म, राइट। बट प्रॉब्लम ये है ना बच्चों, एग्जाम में आंसर तुमको किसके टर्म्स में लिखना है। देखो ये पॉइंट सी का डिस्टेंस हमेशा कहाँ से दिया होता है, सेंटर से दिया होता है। तो पॉइंट सी सेंटर से कितना दूर है, r। तुमको आंसर r के टर्म्स में लिखना है, और वो कौन से लाइन पे है, इट इज अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा, इट इज अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा विथ व्हाट, थीटा विद द एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं डाइपोल के, ये डाइपोल का एक्सिस है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस, ठीक है। तो तुमको आंसर r और थीटा के टर्म्स में देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ज्योमेट्री यूज करते हैं। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, अगर इस ट्रायंगल में मैं कोसाइन लॉ यूज करूँ, कोसाइन लॉ, कोसाइन रूल, तो मुझे आंसर आएगा r1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा। जिन बच्चों को कोसाइन रूल सबको आना ही चाहिए, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा, करेक्ट है। सिमिलरली
इसमें भी मैं कोसाइन रूल यूज़ करूँगा सेकेंड वाले ट्रायंगल में, तो ये आंसर आया। उसके बाद देखो मैंने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से चेंज हो गए। उसके बाद में मुझे पता है कि मेरा डाइपोल बहुत छोटा है, मतलब L इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R, क्योंकि L इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को मैंने निकाल दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसको मैंने उड़ा दिया, तो ये बचा, ये टर्म्स बचे, वो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर वाला टर्म उड़ा दिया मैंने, ठीक है। अब ये R1 स्क्वायर था, ये R2 स्क्वायर था, R1 R2 कैसे निकालूंगा, रूट ले लिया मैंने, रूट, तो ये R स्क्वायर का R हो गया और रूट हो गया। अब ये हो गया 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n फॉर्म में, और मैं बता देता हूँ वापस L बाय R छोटा है, पहले ही बता देता हूँ L बाय R छोटा है, तो 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, तो मैंने 1 प्लस एन एक्स लिख दिया, ओके, 1 प्लस एन एक्स लिख दिया। और ये कंटिन्यूड है बच्चों, ये इसके आगे का टर्म है, ऐसे ये कंटिन्यूड है, मतलब ऐसे है कि दोनों को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया 1 बाय R1 और 1 बाय R2 को VC में, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, राइट। अब मैंने 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n का फॉर्मूला भी लगा लिया, तो क्या होगा देखो, उसके बाद चेंज होके ये ऐसे दिखेगा, और उसके बाद में एक्सपांड कर लो, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ओके, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, L बाय आर कॉस थीटा प्लस L बाय आर कॉस थीटा 2L बाय आर कॉस थीटा हो जाएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर Q इंटू 2LP होता है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ एक शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है, अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं है तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स।